तो जब ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की फ्यूड सोशल मीडिया पे जाने लगती है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो तो आपको पता ही है कैसे बढ़ जाता है। अब यही चीज़ एले नाइट और लोगन पॉल ने करी। सबसे पहले तो एले नाइट को टैग करते हुए लोगन पॉल ने एक वीडियो शेयर करी जहां पर वो अपनी मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं। अब उन्होंने गलती ये कर दी कि उन्होंने एले नाइट को टैग नहीं किया, मतलब टैग किया लेकिन वो एक्चुअल में जो यूज़र नेम है वो नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर कहते हैं वो अपने आप को, वो कहते हैं कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हुए भाई तुझे ये नहीं पता कि लोगों को टैग कैसे करना होता है। तो इस चीज़ का जवाब दिया फिर लोगन पॉल ने। वो कहते हैं कि एक मेगा स्टार होते हुए, डब्ल्यूडब्ल्यूई का मेगा स्टार होते हुए तुझे ये नहीं पता कि एक टाइटल को कैसे जीतते हैं। तो ये मतलब बड़ा बढ़िया काउंटर लगा उनका। लेकिन एले नाइट ने बड़े साइलेंटली ही जवाब दिया कि इस चीज़ को उन्होंने अब बुक मार्क कर लिया है। मतलब आपको पता ही है लोगन पॉल और एले नाइट के बीच में जो है पंगा चलने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये समर स्लैम तक जाना चाहिए, क्योंकि फिर वो बड़ा शो है तो शायद वहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास इस बड़े मैच को करने की। मतलब ऐसा हो सकता है कि मल्टीपल मैचेस हो वहाँ तक जाके। लेकिन एंड में तो ऐसा लग रहा है कि जो एले नाइट है फाइनली उनके पास चैंपियनशिप आने वाली। बट फिलहाल अभी सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं, तो अभी जल्दी से आपको ये डब्ल्यूडब्ल्यूई की टेलीविजन स्क्रीन पर भी और ज़्यादा करते हुए दिख जाएंगे। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाले एपिसोड में। सबसे पहले ब्रॉक लेसनर की कुछ भाई दर्शन दिख गए हैं हमको। वैसे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन से आपको पता बहुत टाइम से वो गायब ही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये बताया जा रहा है कि अपने बेटे का जो हॉकी गेम है, आइस हॉकी वाला गेम है, उसको देखने के लिए आए हुए हैं। और ये हमको पता चल गया भाई कि ब्रॉक लेसनर का जो लुक है वो अभी भी वैसा ही है जैसा वो लास्ट टाइम था। मतलब अभी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं, आई थिंक मैं भी उनमें से, कि उनको शायद अपना पुराना वाला लुक लाना चाहिए, क्योंकि उस वाले लुक में ब्रॉक लेसनर कुछ अलग ही कहर आते हैं। लेकिन फिलहाल तो भाई ब्रॉक लेसनर अपने ये जो लेटेस्ट वाला लुक है उसके अंदर ही है। बाकी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं चैनल पे भाई क्या उनका सीन है। अभी कल वाली वीडियो में बताया था कि कोई डब्ल्यूडब्ल्यूई लीगल की तरफ से एक बार उनको जो है कंफर्मेशन या होगा उनका वेरिफिकेशन जो भी है भाई, वो उसके बाद वो रेडी होंगे आने के लिए। लेकिन अभी तो हम सिर्फ ब्रॉक लेसनर की फोटो से ही मजे ले सकते हैं, जो कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। नेक्स्ट एडम पियर्स भाई, और ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में जनरल मैनेजर है, साथ में ये अपना जनरल मैनेजर होने का रोल रियल लाइफ में भी प्ले कर रहे हैं। तो उनका ट्वीट आप देख सकते हो, यहाँ पे वो उन लोगों के लिए मैसेज लिखते हैं, या फिर आप कह सकते हो क्या बोल सकते हैं इसको, जनहित में जारी वाला मैसेज है कुछ, जहाँ पे वो ऐसा बता रहे हैं कि भाई अगर तुम जय उसो या फिर सेथ रॉलिंस जैसे लोगों को पैसे देते हो भाई तो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। बेसिकली वो बात कर रहे थे वो लोग जिनके साथ स्कैम हो जाता है, जिनको लगता है भाई कि वो असली डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो तो भाई फ्रॉडस्टर्स होते हैं और वो उनके जो पैसे हैं उसको लूट के लेके चले जाते हैं। तो सिंपल सा ये एडम पियर्स ने सोशल मीडिया पर भी जनरल मैनेजर होने का रोल है उसको अच्छी तरीके से निभाया है। तो बाकी कुछ है नहीं भाई यहाँ पे, जस्ट कुछ मुझे लगा इंटरेस्टिंग तो सोचा शेयर कर देता हूँ आपके साथ। बट नेक्स्ट चीज़ थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है और ये अगेंस्ट नहीं है सेथ रॉलिंस के, पहले ही बता देता हूँ, वरना जिस सुपरस्टार ने बोला है उसके लिए हो सकता है आप थोड़ा नेगेटिव सोचो। अब एलायस आपको पता है फिलहाल तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है नहीं। उनकी कौन सी जो स्टोरी लाइन भी चली थी भाई वो केविन ओवेंस के साथ वाली, कितनी वो इज़ीकल वाली कितनी बढ़िया थी। तो उन्होंने ये बोला कि जो मसाया वाला गिमिक है सेथ रॉलिंस का, एक्चुअल में वो उनका आइडिया था। वो आइडिया उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को जाके पिच किया था, लेकिन उस चीज़ को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इंप्लीमेंट एलायस के साथ तो नहीं किया, बट सेथ रॉलिंस और एओपी वाला जो सीन चल रहा था उस समय उनके साथ में उन्होंने कर दिया। और साथ में यही बोलते हैं कि ये थोड़ा सा एक डाउन साइड होता है जब अपना आइडिया या एक रिस्क तुम लेते हो जब तुम पहले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सामने पिच कर देते हो, क्योंकि चीज़ें हमेशा वैसे वर्कआउट नहीं करती जैसे कि हमने सोची होती हैं। तो एलायस के पास होता है गिमिक, लेकिन वो चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सेथ रॉलिंस को दे दी। बट साथ में एलायस ने ये भी बोला कि उनका कोई ये डिसरिस्पेक्ट करने का तरीका नहीं है सेथ रॉलिंस का, बोलते भाई वो इनक्रेडिबल है, लेकिन जो है वो तो मैंने सच बता दिया। आप खुद ही इमेजिन करो एलायस के ऊपर ये मसाया वाला गिमिक आता तो कैसे लगता। वैसे जितना मैंने देखा है लोगों के बहुत ही मिक्स्ड ओपिनियन रहते हैं सेथ रॉलिंस के मसाया वाले गिमिक को लेकर। कोई कहता है कि अच्छा था, कोई कहता है बेकार था। मेरे को तो वैसे ठीक ही लगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस का कि कैरेक्टर्स का इतने सारे जो उन्होंने प्ले करे हैं आर्किटेक्ट होने से, उससे पहले जो वो सेथ रॉलिंस से जब शील्ड का ब्रेकअप हुआ था उसके बाद वाला जो उनका वो भागने भोगने वाला गिमिक था वो भी मेरा फेवरेट था। तो काफ़ी अलग अलग फेसेस रहे, तो मेरे को तो ओके ही है। बाकी आप बताओ। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि रैंडी ओटन 3 बार रॉयल रंबल जीतने वाले हैं और वो चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स को चैंपियनशिप के लिए? देखो, इसको आप एक फैंटेसी बुकिंग की तरह ले सकते हो, लेकिन मैं 2-3 डॉट्स आपके कनेक्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले तो रैंडी ओटन की एक स्टेटमेंट जहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई अब वो अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर को कुछ इस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे कि वो दोबारा से अपनी चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया अपनी वो जो स्पाइनल उनकी बैक की प्रॉब्लम फिक्स हुई है, उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा यंग फील कर रहे हैं। और कोडी रोड्स के पास है चैंपियनशिप और हम ये मानते हैं कि भाई वर्ल्ड टाइटल के लिए वो जा सकते हैं। तो शायद कोडी रोड्स और रैंडी ओटन का जो बड़ा मैच है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया वाली स्टेज में बुक करे और इसके लिए रैंडी ओटन रॉयल रंबल जीते हैं। आपको लगेगा भाई रैंडी ओटन रॉयल रंबल कैसे जीत जाएंगे? तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा भाई रैंडी ओटन को
बावजूद ये बोलने के कि वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, हमने ये होते हुए देखा कि वो लगातार मैचेस हार रहे हैं। और आपको पता है कि जब सुपरस्टार्स लगातार मैचेस हार रहा होता है तो इवेंचुअली जाके अगर उसमें दम है या फिर वो टॉप स्टार्स में से है डब्ल्यूडब्ल्यू के, तो फिर वो बड़ी चीज़ों पे या बड़ी स्टेज पे जाके कुछ करता है, सिमिलर जैसा हमने बेली के साथ देखा था। तो अगर उस बुकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा थोड़ा बहुत तो हो सकता है सीन की, क्या पता रैंडी ऑर्टन इस पूरे साल भर हारते हुए चले जाएं, क्योंकि उनको जितनी बार भी मौके मिले हर पीपीवी में तो जाके फेल ही हो रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली रॉयल रंबल वो जीतेंगे और उसके बाद रेसलमेनिया वाली स्टेज पर जाकर वो चैंपियन बनेंगे। इससे डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सेफ बेट होगा। मतलब कुछ ऐसा नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए आप सोचने के लिए कि भाई कहीं गलत डिसीजन तो नहीं होगा, क्योंकि इतने टाइम से रैंडी ऑर्टन डब्ल्यूडब्ल्यू को सर्व कर ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि फैंस बौखला जाएंगे। इवन इस सेंस में जरूर हिल सकते हैं कि ये क्या कर दिया रैंडी ऑर्टन ने, एक बार जाके फिर से वो रॉयल रंबल जीत के चैंपियन बन गए हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है ये, बाकी ऐसा होगा या नहीं वो तो हम कुछ कह नहीं सकते, जैसे एक फैंटेसी बुकिंग है। बट एज रैंडी ऑर्टन फैन भाई मैं तो ये चीज़ देखना चाहूँगा, मुझे को तो इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। रॉक ने एक रिकॉर्ड बना दिया भाई, तो उनकी डिज्नी की ये जो एनिमेटेड मूवी है मोआना, आई थिंक ऐसे ही प्रोनाउंस करेंगे इसे, तो इसके जो है 24 घंटों के अंदर डिज्नी के ऊपर सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, जो कि 178 मिलियन हैं। तो इस मतलब ये सक्सेस काफ़ी तगड़ी है रॉक की। और एक चीज़ अभी रॉक के साथ और हुई है भाई कि इंस्टाग्राम पे उन्होंने जितने भी लोग थे सबको अनफॉलो कर दिया है। अब इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन जस्ट ऐसे पता नहीं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को देखा तो सोचा शेयर कर देता हूँ आपको। बट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तो रॉक बना ही रहे हैं, बट हमको इस रिकॉर्ड से ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। हमको रिकॉर्ड उससे ज़्यादा फर्क पड़ता है जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में वापस आके कुछ करेंगे। कोडी रोड्स का को लेके एक ट्वीट है, ट्वीट कुछ नहीं है, सिर्फ ये सिंपल सी फोटो है। और आपको पता ही है ये जो एजे स्टाइल्स का रिटायरमेंट वाला मूवमेंट था वहाँ से आई है। अब यहाँ पे एक चीज़ जिसको पहले मैं कह सकता हूँ कि कोडी रोड्स के गिमिक का एसेट मानते थे कि भाई जब भी इमोशनल चीज़ें डिलीवर करनी हो तो कोडी रोड्स हमेशा अपने टॉप पे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे अब चीज़ें उल्टा हो गई है। क्योंकि जब मैं इसका कमेंट सेक्शन जाके देख रहा हूँ भाई, तो यहाँ पे मेरे को जो मोस्टली कमेंट है वो यही दिख रहे हैं कि भाई ये बंदा अपने इस क्रिंजी गिमिक को कब तक रखने वाला है कि ये हमेशा ही रोने लगता है। इससे लोग ये कह रहे हैं भाई जब तू बंदा सही में भी रोएगा ना तो उसके बारे में कोई केयर नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो एजे स्टाइल्स रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो रहे थे, वो एक्चुअल में ये है तो स्टोरी लाइन का ही पार्ट। तो अगर ऐसे मोमेंट पे भी कोडी रोड्स ऐसा रोना दिखाएंगे तो फिर जो जेन्युइन वाले मोमेंट होंगे उसमें कैसे लोग फील करेंगे कि भाई सच में कोडी रोड्स कुछ फील कर रहे हैं, फिर उनकी आंखों में आंसू हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब अजीब सा है कि भाई बंदे को स्टोरी लाइन को सेल भी करना है, लेकिन फिर उसको अपने रियल कैरेक्टर में या अपने आंसू को फिर पता नहीं क्या है ये। बट कोडी रोड्स को लेके इस बात में तो थोड़ा जो मामला है वो छिड़ रहा है। वैसे मैं आपको ये ज़रूर बताया था कि इस समय सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा मैंने देखा कि भाई जो कोडी रोड्स हैं वो सबसे सक्सेसफुल बेबी फेस सुपरस्टार हैं। इस चीज़ को ध्यान रखते हुए स्टैट्स के हिसाब से कि ये डब्ल्यूडब्ल्यू का हॉटेस्ट टाइम है, डब्ल्यूडब्ल्यू अपने सारी चीज़ों में ऑल टाइम हाई पर है, सबसे ज़्यादा टिकट्स बिकती हैं, सबसे ज़्यादा मर्चेंडाइज बिकती है, सबसे ज़्यादा जो स्टॉक का प्राइस है वो हाई है सब मामलों में। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हाँ भाई इस चीज़ में जो लीड कर रहा है कंपनी को वो कोडी रोड्स एज बेबी फेस, तो ये सबसे सक्सेसफुल बेबी फेस है। लेकिन हाँ फेमस तो नहीं है ऑब्वियसली, जॉन सीना ही वो हैं। तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है ये आप बता सकते हो। लेकिन एंडेवर ने भी कोडी रोड्स को ऐसा दिखाना शुरू कर दिया कि वो हमको रिप्रेजेंट करेगा। और ये सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यू में एज चैंपियन की बात नहीं हो रही, जब भी एंडेवर को कोई मतलब होता नहीं कि भाई हाँ मीडियाज में या फिर इधर उधर जाके बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंडेवर कोडी रोड्स को उस तरीके से देखती है। तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ नहीं है उनके अंदर, भले ही मामला थोड़ा सा फीका जरूर पड़ गया, सारे लोग एडमिट कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो बात है। क्योंकि स्टिल जो मर्चेंडाइज में भी सिक्का है उनका अच्छे से चल रहा है और वो आपको यहाँ पे दिख सकता है। कोडी रोड्स नंबर 1 पर हैं 2024 के मर्चेंडाइज सेलर में, और उसके बाद नंबर 2 पर सीएम पंक है, फिर जे उसो है, स्टिल रोमन रेंस हैं ही, और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन तो भाई पता नहीं क्या ही चीज़ है इनके बारे में, तो क्या ही बोलना, ये इतने साल पुराने सुपरस्टार लेकिन अब भी स्टिल नंबर 5 पर है। अच्छा सऊदी अरेबिया के बारे में बहुत कुछ चीज़ आपको पता चली है, मतलब मेरे को पता चली आपको बताने के लिए, और डब्ल्यूडब्ल्यू के प्रीमियम लाइव इवेंट के बारे में भी। तो ये ट्वीट ही आप देख सकते हो, सऊदी अरेबिया जो है टॉक्स में कि वो रेसलमेनिया बैकलैश इवेंट को लेकर आए। उसके बाद जो एक बड़ा पीपीवी लाने की बात हो रही है, उसका मतलब कि ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल आपको फिर से दिख सकता है। चलो भाई लेके आ जाना, लेकिन वो ब्रॉन स्ट्रोमैन वाली चैंपियनशिप को हम आज भी नहीं भूले हैं। और उसके बाद पुएर्तो रिको से एक प्रीमियम लाइव इवेंट 2025 में फिर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। वो आपको पता ही है लास्ट ईयर बैकलैश हुआ था, क्या ही मस्त वो बैड बनी की एंट्रेंस थी, वो सब कितना बढ़िया माहौल क्रिएट हुआ था। तो इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसे प्लान चल रहा है। नेक्स्ट रोमन रेंस की बात करते हैं भाई, तो मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हूँ इसको बताने से पहले, लेकिन पता ये चला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ये रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो की तरफ से है, वो ये बोलते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स को
रेडी कर दिया गया है कि वाइजमैन और ट्राइबल चीफ यानी कि पॉल हेमन और रोमन रेंस अब बेबी फेस वाला जो सीन है उसमें अच्छी तरीके से फिट हो जाएं। और स्पेकुलेशन ये है कि जुलाई महीने में, यानी कि जो अगला ही महीना, जून तो वैसे भी शुरू हुआ है, जुलाई महीने में रोमन रेंस वापस आ जाएंगे ताकि वो जो समर स्लैम वाली स्टोर लाइन है वहां तक रोमन रेंस को फिट किया जा सके। अब देखो ये तो पता, ये तो मैं भी आपको बोल रहा था बहुत टाइम से भाई, मुझे ऐसा लगता है कि समर स्लैम डेडलाइन है रोमन रेंस के रिटर्न की, क्योंकि समर स्लैम में भाई कैसे नहीं करोगे रोमन रेंस को बुक, क्योंकि इतना बड़ा शो, इतने सारे वहाँ पे जो इतने सारे क्या है क्राउड आने वाला है, तो ये तो काफ़ी ऑब्वियस चीज़ होगी भाई, रोमन रेंस के बिना तो शो चलेगा नहीं। बट जुलाई महीने में ऐसा कहना है, अभी ये रिपोर्ट्स है या स्पेकुलेशन है, मेरे को इस पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। बट अगर हम समर स्लैम डेडलाइन मान के चल रहे हैं तो इतना तो अज्यूम किया जा सकता है भाई कि अगर समर स्लैम में सरप्राइज रिटर्न नहीं है तो फिर जुलाई के महीने में ही स्टोर लाइन में वापस रोमन रेंस को लेके आ जाएंगे, ताकि फिर समर स्लैम में जो भी उनका सीन करना हो, मैच करना हो, वो WWE ईजिली कर सकती है। और जो रोमन रेंस के फैंस का इंतजार है वो भी ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी पर, और ड्रू मैकिंटायर ने वो चीज़ कर दिया जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये नहीं है, मैं उनके टाइटल जीतने की बात नहीं कर रहा फिलहाल। ड्रू मैकिंटायर ने ऑलरेडी CM पंक को चैलेंज कर दिया है और उन्होंने पहले से ही बोल दिया है वर्ल्ड टाइटल शॉट CM पंक को देने के लिए। वो कहते हैं जब मैं टाइटल जीत जाऊंगा तो उसके बाद उसकी ईगो को तोड़ने फोड़ने के लिए, सोशल मीडिया में बिल्कुल हंगामा मचाने के लिए, टिकट्स को बहुत ज़्यादा बिकवाने के लिए, कैसा बज़ क्रिएट करने के लिए जो कि तुमने पहले नहीं देखा होगा, तुम मुझे सामने खड़े हुए देखोगे CM पंक के, और मैं उसको उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से एम्बेरस करूंगा जितना वो UFC में भी नहीं हुआ था। उसके बाद हम लोग मूव ऑन कर देंगे। तो सिंपल हो गया भाई, ड्रू मैकिंटायर चैंपियनशिप जीतते ही सीधा CM पंक को खुद से ही चैलेंज कर देंगे, ले भाई ऑफर कर देंगे, ले भाई टाइटल शॉट है, दोनों लड़ लेते हैं। और मेरे ख्याल से समर स्लैम वाला जो क्लीवलैंड वाला शो है उसके लिए इसको बुक करने का परफेक्ट मौका है WWE के पास। वैसे तो अगर आप देखो तो इसको नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया तक भी लेके जाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना हो जाएगा। तो आई थिंक समर स्लैम इज़ अ परफेक्ट प्लेस। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आ गई भाई तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी और मस्त वीडियोस के लिए, और तब तक लेते रहो जिंदगी के मजे।